कौन सा डेटा स्ट्रक्चर क्यू बनाने के लिए काम में आता है? नन ऑफ सॉरी ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें, नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज। डी, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज क्यों है? स्टैक जो होता है वो कोई डेटा टाइप नहीं होता है, पहली बात। स्टैक किससे बनता है? या तो एरे से बनेगा या लिंक लिस्ट से बनेगा। तो स्टैक भी जो होता है वो क्यू बनाने के लिए काम में आता है, क्योंकि हम स्टैक के थ्रू भी क्यू बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम क्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट, एरे के थ्रू भी हम क्यू बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एरे स्टैक इज नॉट एन डेटा टाइप। ठीक है, स्टैक स्टैक एक मेथोडोलॉजी है जो कुछ फंक्शंस को लेके बनाई जाती है। ठीक है, स्टैक कोई प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में रिकर्जन फाइंड करता है? रिकर्जन समझते हो? रिकर्जन क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। रिकर्जन का मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने void fun के नाम से कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, इस फंक्शन को यहीं कॉल कर दिया मैंने फंक्शन के अंदर ही, इसको रिकर्जन बोला जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूं मैं, डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से डेटा स्ट्रक्चर है जो रिकर्जन को परफॉर्म कर सकता है? रिकर्जन का मतलब समझते हो ना, अभी बताया मैंने। तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो रिकर्जन को परफॉर्म कर सकता है? स्टैक क्यों? स्ट्रिंग, स्टैक है इसका आंसर। ठीक है, स्टैक क्यों है? लास्ट में जो एलिमेंट जाएगा सबसे पहले वही बाहर आएगा, तो जिसको आपने पुश किया है उसी को तो पॉप करोगे ना, उसके अलावा दूसरे एलिमेंट को थोड़ी पॉप करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने कोई स्टैक बनाया, उस स्टैक के अंदर मैंने 5 एलिमेंट डाले, ठीक है, इन 5 एलिमेंट में सबसे पहला कौन सा पॉप होगा? तो जो गया, जिसपे पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया उसी पे तो दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। नहीं समझ में आया? जिसको आपने पुश किया है उसी को तो पॉप करोगे वापस। एरे और लिंक लिस्ट में ऐसा थोड़ी होता है, आप कहीं से भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हो, कहीं से भी डिलीशन कर सकते हो, कहीं से भी इंसर्शन कर सकते हो। कर सकते हो लिंक लिस्ट में कहीं से भी इंसर्शन, कहीं से भी डिलीशन, कहीं से भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हो, बट इसके अंदर नहीं कर सकते। इसके अंदर जो लास्ट में गया है वही सबसे पहले आएगा, यानी कि लास्ट ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म किया है उसी पे दोबारा फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कॉलिंग इटसेल्फ, एक बार जिसको कॉल कर दिया उसी को दोबारा कॉल करना पड़ेगा। समझ में आई चीज? हाँ, तो एक फर्स्ट टाइम एक बार तो करेगा ना, जो अपने अंदर रिकर्जन फाइंड करता है। इसके अंदर रिकर्जन की सिचुएशन आती है फर्स्ट वाले एलिमेंट पे। आपने एक बार जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उसी एक बार जिसके ऊपर पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया उसी के ऊपर तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, दूसरे पे थोड़ी कर सकते हो। चीज समझ में आई? ठीक है, तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो खुद के अंदर रिकर्जन फाइंड करता है, जिसके अंदर रिकर्जन की पॉसिबिलिटी होती है, वो रिकर्जन की पॉसिबिलिटी होती है स्टैक के अंदर। ठीक है,
कौन सी वाली ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जिसके अंदर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है एट द टाइम ऑफ रोस्ट सिचुएशन? मतलब जो रोस्ट सिचुएशन में भी बेस्ट अपना बेस्ट टाइम देती है, यानी कि कम टाइम के अंदर सॉर्टिंग परफॉर्म करती है। मर्ज सॉर्ट, ठीक है। सबकी अपनी अपनी रोस्ट सिचुएशन होती है, सबकी अपनी अपनी रोस्ट सिचुएशन होती है। कहने का मतलब है सब अपने अपने स्तर पे एलिमेंट्स को सॉर्ट करने का काम करते हैं। तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, उसको रोस्ट सिचुएशन बोलेंगे, ठीक है। उस रोस्ट सिचुएशन के अंदर भी सबसे पहले कौन सी वाली कंप्लीट होती है? मर्ज सॉर्ट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो होता है बाइनरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए काम में आता है? एवीएल ट्री, बाइनरी ट्री, डबल एंडेड क्यू, और नन ऑफ दीज। तो कौन सा वाला आएगा इसमें? बाइनरी ट्री आएगा, क्योंकि बाइनरी ट्री ही एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट रूट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं। लेफ्ट के अंदर मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आते हैं, राइट के अंदर मोस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट्स आते हैं, और रूट जो होती है वो मिडलेस्ट वैल्यू होती है। ये पता है सबको, ठीक है। इसके अंदर आपके तीन जो होते हैं ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, है ना, ध्यान रखना। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स मत कर देना, वो स्टैक में होते हैं, ठीक है। आप कहीं कर दो बाइनरी ट्री के अंदर इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, तो वो पॉसिबल नहीं है। लिख लिया? क्यों? रीजन? और कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है इस क्वेश्चन में? कि वो डेटा स्ट्रक्चर जो एक ही तरफ से इंसर्शन परफॉर्म करता है बट दोनों तरफ से डिलीशन परफॉर्म करता है, वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? क्यों होता है? वो तो पार्ट्स है ना, तो पार्ट्स बताओ। क्यू तो सिंपल, क्यू तो एक तरफ से इंसर्शन एक तरफ से डिलीशन परफॉर्म करता है। तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो दोनों तरफ से डिलीशन बट एक तरफ से इंसर्शन परफॉर्म करता है? हमने डीक्यू में पढ़ा है दोनों तरफ से इंसर्शन दोनों तरफ से डिलीशन होगा, वो तो डीक्यू है। इनपुट रिस्ट्रिक्शन डीक्यू, नाम से पता चलता है, इनपुट रिस्ट्रिक्शन डीक्यू। डीक्यू के दो टाइप्स थे,
आउटपुट रिस्ट्रिक्शन डी क्यू, इनपुट रिस्ट्रिक्शन डी क्यू। आउटपुट रिस्ट्रिक्शन डी क्यू क्या था? जिसके अंदर आउटपुट रिस्ट्रिक्ट होगा। आउटपुट कैसे रिस्ट्रिक्ट होगा कि एक तरफ से तो आउटपुट होगा लेकिन इनपुट दोनों तरफ से होगा। आउटपुट एक तरफ से होगा लेकिन इनपुट दोनों तरफ से होगा। और इनपुट रिस्ट्रिक्शन का मतलब उसमें इनपुट रिस्ट्रिक्ट है। इनपुट रिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? एक साइड से इनपुट होगा। और इनपुट किस तरफ से होगा? अगर इनपुट होगा, क्यों फ्रंट से नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्यू की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इंसर्शन अगर एक तरफ से परफॉर्म हो रहा है तो वो सिर्फ रियर साइड से परफॉर्म हो, ठीक है। और डिलीशन अगर एक तरफ से परफॉर्म हो रहा है तो वो सिर्फ फ्रंट साइड से परफॉर्म होगा। जानते हो ये चीज? लिख लो। लिख लिया? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्वैप्स वी कैन परफॉर्म इन एन सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम कितने नंबर ऑफ स्वैप्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं? सिलेक्शन सॉर्ट पता है ना? कल बताया था मैंने कि सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम एक एलिमेंट को पकड़ते हैं, एक इंडेक्स को पकड़ते हैं, उसको बाकी सारे इंडेक्सेस से कंपेयर करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ स्वैप्स हम उसमें कितने स्वैपिंग करवाते हैं ना। अगर एलिमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर लार्जेस्ट निकला ऊपर जो उसको हम कंपेयर करा रहे हैं, तो हम उसको स्वैप करवा देते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ में, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर आ जाती है। तो तो कितने नंबर ऑफ स्वैप्स हम परफॉर्म कर सकते हैं एक सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर? n-1। जितने नंबर है उससे एक कम ही तो स्वैप करवाओगे। यही तो नहीं समझ रहे हो। अगर अगर ये सिचुएशन है, सबसे रॉ सिचुएशन, अगर इनको स्वैप करवाओगे, एक, दो, तीन, चार, अगली बार तो ये कम हो जाएगा ना। अगली बार तो कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर वाले एलिमेंट को अरेंज कर चुके हैं। जो छोटे वाला एलिमेंट है वो सबसे ऊपर आ चुका है ना। तो फर्स्ट टाइम पे जो स्वैपिंग होगी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग कितनी होगी? n-1। जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से एक कम। एक ही बार तो होगी फर्स्ट वाले एलिमेंट, फर्स्ट वाले। हाँ तो दूसरी बार, अब देखो ना, दूसरी बार के लिए इसमें भी इसमें भी तुम्हारे को लॉजिक बता देता हूँ। 10 सबसे ऊपर आ गया, 10 सबसे ऊपर आ गया, और 50 को 40 से कंपेयर किया था तुमने, तो 40 यहाँ, 50 यहाँ। फिर 40 को 30 से किया तो 30 यहाँ, 40 यहाँ। 30 को 20 से किया तो 30 यहाँ, 20 यहाँ। 20 को 10 से किया तो 20 यहाँ और 10 यहाँ। अब इसको दोबारा थोड़ी छेड़ोगे, नहीं छेड़ोगे ना। तो तुम क्या आ गए अभी? 50, 40, 30, 20। अब देखा जाए तो एरे अब इतना ही तो बचा। तो इस हिसाब से भी n-1 ही तो हुआ। n-1 ही तो हुआ, n इंटू n-1 तो हुआ ही नहीं। अगर n इंटू n-1 करोगे, 5 ब्रैकेट 5 माइनस 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, 5 इंटू 4 20। इतनी तो स्वैपिंग ही नहीं होगी, काउंट करके देख लो। समझ रहे हो? नहीं हुई ना, इसके हिसाब से तो नहीं हुई। 20 तो हो ही नहीं सकती है। तो अभी सॉर्टेड, अभी जो अनसॉर्टेड ले रहे हैं वो तो यही बचा ना अपने पास में। इसमें भी n-1 होगी। अगर 4 एलिमेंट है तो कितनी बार स्वैपिंग करोगे? 3 बार।
ऑब्वियसली 3 बार करोगे, एक बार इसको इससे कंपेयर कराओगे, फिर इसको इससे कंपेयर कराओगे, फिर इसको इससे कंपेयर कराओगे, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर आ जाएगी, फिर हमारे पास अनसॉर्टेड वैल्यू ये बचेगी, फिर इसमें सॉर्टिंग कराओगे तो वो भी n-1 लगेगी। चीज समझ में आई? ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया? बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बाइनरी सर्च की? log 1। ठीक है, चाहे बाइनरी सर्च हो या लीनियर सर्च हो, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो log 1 ही रहेगी। 1 क्यों? क्योंकि जब भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या रिटर्न करती है? हमेशा 1 रिटर्न करती है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट टाइम पे अगर रिटर्न अकर होगा तो वो 1 रिटर्न करेगा। कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की नोड में हो सकते हैं? कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की नोड में हो सकते हैं, या एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में हो सकते हैं? कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एक नोड के? 2 हो सकते हैं, और मिनिमम 1 भी तो हो सकता है। क्यों? हाँ, बाइनरी ट्री के अंदर अगर बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूं तो उसमें 0 1 2 मिनिमम 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो या तो 0 होंगे या 2 होंगे, या तो होंगे ही नहीं, और होंगे तो 2 होंगे। लिख लिया? एन एरे ट्री पढ़ा है? एन एरे ट्री कभी पढ़ा है? एन एरे ट्री क्या होता है? एन एरे ट्री, देखो एन एरे ट्री क्या होता है? एन एरे ट्री के अंदर जितने नंबर ऑफ, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक एन एरे ट्री बनाना है, ऐसे क्वेश्चन आता है।
तो एन एरे ट्री का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ नोड्स हर एक नोड के चिल्ड्रन बनेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आपको एन एरे का मतलब है फोर, एन के अंदर कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। मैंने फोर दे दिया, तो फोर एरे ट्री का क्या मतलब होगा, जो आपकी एक नोड होगी ना, उसके चार चिल्ड्रन होंगे। चीज समझ में आई? फिर जो बाकी की चार नोड है ना, उनके भी चार चार चिल्ड्रन होंगे। चीज समझ में आई? एन एरे ट्री का मतलब होता है जितने नंबर, हाँ समझ रहे हो ना, जितने नंबर ऑफ नोड्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हर नोड के उतने ही चिल्ड्रन बनेंगे, लेकिन जो रूट नोड है वो एक ही रहेगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एन एरे ट्री का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं, उतने ही नंबर ऑफ नोड्स चिल्ड्रन होंगे एक रूट नोड के, ठीक है। हर एक नोड अपने अंदर रूट नोड होती है, और लीफ कौन सी होती है, जो लास्ट में बचती है। ये ध्यान रखना, लीफ नोड जो लास्ट में बचती है, और बाकी हर एक नोड जो होती है वो अपने चिल्ड्रन के लिए रूट नोड होती है, ठीक है। तो ये लीफ है, ये लीफ है, ये रूट है, ये इनके लिए पेरेंट भी है और रूट भी है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो एक एन एरे ट्री के अंदर रह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने रह सकते हैं एक एन एरे ट्री के अंदर? एन या एन प्लस वन? एन। अभी तो बताया यार, इतना कंफ्यूज क्या हो रहा है। एन नंबर ऑफ, सीधा सा नाम है एन एरे ट्री, तो एन एरे ट्री का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपको हर नोड के बनाने। लिख लिया? जिसको आता है वो बोलेगा नहीं। पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या रहता है? आप कोई भी बता दो। लेफ्ट राइट रूट, यही रहता है। कौन कंफर्म है भाई? ठीक है। लेफ्ट राइट रूट जो रहता है, यही ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में रहता है। अब नाम से याद रखना, अगर किसी को कंफ्यूजन है वो नाम से याद रख सकता है। देखो, प्री का मतलब है रूट पहले आएगी, लेफ्ट राइट बाद में, ठीक है, लेफ्ट राइट का सीक्वेंस सेम रहेगा। पोस्ट का मतलब है रूट बाद में आएगी, लेफ्ट राइट पहले रहेगा। और इनका मतलब है रूट बीच में आएगी, लेफ्ट राइट आगे पीछे रहेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? लिख लिया? लिख लो।
व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इनफिक्स नोटेशन? ऑपरेंड ऑपरेटर 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 ऑपरेंड 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 ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड। कौन सा है इनफिक्स? बी। बी कौन बोल रहा है? पहले बी वाले बताओ। पहले बी सुनाई दिया था मुझे, किसी ने बोला था बी। ऑपरेटर 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 ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड, यानी कि जो ऑपरेटर होगा वो बीच में आएगा। ठीक है, लिख लिया। अपन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सही होगा, ये भी ध्यान रखना। यूनरी ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल्स टू प्लस, ओ सॉरी, डी। इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है, इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है। बताओ यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर तो पता है क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी एक ही, एक ऑपरेंड होता है या एक ऑपरेटर होता है? हाँ, एक ऑपरेटर दो ऑपरेंड, कंफ्यूज मत हो। जो यूनरी ऑपरेटर होता है उसमें एक ऑपरेटर, सिंगल ऑपरेटर जो होता है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में फिक्स्ड होता है। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेटर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है? सिंगल। और बाइनरी कौन से होते हैं? डबल। क्लियर है? लिख लो इसको। बाइनरी है ना, इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट पढ़े, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, वो बाइनरी में आते हैं ना। एक ऑपरेटर कहाँ है? दो ऑपरेटर है ना। हाँ, तो प्लस प्लस दो हो गए ना, दो ऑपरेटर। कौन सा वाला बिटवाइज ऑपरेटर है? बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? अभी भी सोच लो, ये भी तो एंड ही है। किसमें आता है सिंगल? अभी भी वक्त है। ये कौन सा ऑपरेटर है ये बता दूं तो? ये एंड है। सिंपल है यार, डबल एंड यूज नहीं करते हो क्या? एंड है। ये कौन सा है? और है। ये कौन सा है? अब ये लॉजिकल है या बिटवाइज है? यही तो तुमको डिफरेंस नहीं पता है। फिर ये कौन सा साइन है? जो लॉजिकल एंड होता है वो ये होता है।
ठीक है। जो बिटवाइज सॉरी लॉजिकल नॉट होता है वो ये होता है, जो बिटवाइज नॉट होता है वो टिल्ट साइन होता है। अब ध्यान रखना, ठीक है। टिल्ट साइन को बिटवाइज नॉट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है लॉजिकल नॉट, जो लॉजिकल के अंदर काम में आता है। लगाते नहीं हो क्या कंडीशन के अंदर इज एम्प्टी कंडीशन लगाते हो, जब ये लगा के इज एम्प्टी, इसका मतलब क्या है, खाली नहीं है। ठीक है, ये लॉजिकल होता है। ये हो गया ना इसका आंसर। अच्छा सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं अपनी जगह सही हूं। वेट अ मिनट, ये बिटवाइज है। एक्स और नहीं पता? अरे एक्स और बिटवाइज ऑपरेटर होता है, यूज नहीं करते, बट डेटा स्ट्रक्चर में टेबल पड़ी है। ऐसे तो फिर एक्स और यूज नहीं होता है, तो फिर यूज तो ये भी नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर में आता है, यूज तो ये भी नहीं होता है। समझ रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसका यूज है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल साइन होता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं? ऐसे लिखते हैं अपन एक्सपोनेंशियल, ठीक है, लेकिन दोनों ही जो है वो इसके अंदर यूज नहीं होते। डबल मल्टीप्लाई दोनों के अंदर यूज नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, पावर का यूज करते हैं, पी ओ डब्ल्यू फंक्शन का यूज करते हैं उसकी जगह। पाइथन के अंदर एक्सपोनेंशियल काम में आता है। तो ऐसे तो ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है, लेकिन ये भी यूज नहीं आता। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो एक्सओर होगा। अगर डेटा स्ट्रक्चर में सी प्लस प्लस में नहीं आएगा, सी और सी प्लस प्लस में क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सओर जो है वो बिटवाइज है या नहीं है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में क्वेश्चन 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा, और एक्सओर जो होता है वो बिटवाइज ऑपरेटर होता है। ये लॉजिकल एंड, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। बिटवाइज एंड कौन सा होता है? सिंगल। बिटवाइज और ये, और बिटवाइज नॉट होता है ये। ठीक है, लिख लो। कतई कंफ्यूजिया गए हो। ऑपरेटर्स अच्छे से याद कर लेना, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर सी और सी प्लस प्लस में होते हैं क्या? सी में होते हैं क्या लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट? इज देयर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट अवेलेबल फॉर सी? सी लैंग्वेज के लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जानते हो ना, क्या होता है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट? सी में होते? कौन कौन एग्री करता है इसे, सी में होते हैं? ये सी में होते हैं, ये होते हैं सी में। ठीक है, ऐसे चौ, चौको मत, टेबल पढ़ो। जो ऑपरेटर्स की टेबल उसको पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, उसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। लिख लिया है? कौन सी वाली जो होती है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर काम करती है? कौन सी वाली सॉर्टिंग सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर काम करती है? कौन सी वाली सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर काम करती है? सीक्वेंशियल ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। पहले फर्स्ट सॉर्ट होगा, फिर सेकंड सॉर्ट होगा। बबल जो होती है नीचे से सॉर्ट करने का काम करती है। सिलेक्शन है इसका आंसर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सॉर्ट किया है, भूल गए क्या? सिलेक्शन के अंदर क्या होता है? सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर ही तो चलता है। एक इंडेक्स को पकड़ा जाता है, उसी को सबसे कंपेयर किया जाता है, उसको सीक्वेंस ऑर्डर सर्च भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना। इंसर्शन के अंदर क्या करते हैं हम? वो तो बबल में होता है।
वो तो बबल में होता है। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से सर्च करोगे, सेकंड एलिमेंट को थर्ड से सर्च करोगे, थर्ड को फोर्थ से सर्च करोगे, फोर्थ को फिफ्थ से, ऐसे सबसे कंपेयर कराओगे, कंपेयर कराने के बाद में सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में आ जाएगा। वो तो बबल में होता है। सिलेक्शन में जो होता है वो सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर चलता है। फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कंपेयर होगा, फिर फर्स्ट वाला थर्ड वाले से कंपेयर होगा, फिर फर्स्ट वाला फोर्थ वाले से कंपेयर होगा। तो ऐसे सबसे छोटा एलिमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट को ही सीक्वेंस ऑर्डर सॉर्ट भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। क्या इंसर्शन में अपन एक एलिमेंट को पकड़ते हैं, यहाँ पे हम इंडेक्स को पकड़ते हैं, ठीक है। बबल के अंदर आप किसको पकड़ते हो? एलिमेंट को। लेकिन एलिमेंट स्विच होता रहता है। इंसर्शन में इन दोनों का मिक्सअप होता है, बताता हूँ कैसे। इंसर्शन के अंदर हम एलिमेंट को पकड़ते हैं, बट उस एलिमेंट की पोजीशन को चेंज नहीं करते जब तक वो बाकी सबसे कंपेयर नहीं हो जाता है। जैसे सिलेक्शन शॉट में क्या होता है, इंडेक्स को पकड़ा जाता है, उसके अंदर एलिमेंट को पकड़ा जाता है, लेकिन एलिमेंट की पोजीशन छोड़ी नहीं जाती। जैसे बबल के अंदर हम पोजीशन छोड़ देते हैं ना स्वैप करके, वैसे एलिमेंट की पोजीशन छोड़ी नहीं जाती है, और मिडलेस्ट वैल्यू से उसको कंपेयर कराया जाता है सबसे पहले। तो ये ध्यान रखना। अब मेरे को एक ग्राफ का क्वेश्चन है, वो बताओ। अगर मेरे पास एक ग्राफ के अंदर n नोड्स और n ही एजेस है, तो मैं कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जो है एक ग्राफ के अंदर बना सकता हूँ? n नोड्स और n एजेस, n का मतलब है जो n नोड्स में रहेगा वही n एजेस में रहेगा। मतलब 5 है तो 5 ही नोड्स है तो 5 ही एजेस रहेगी। तो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जो है मैं एक ग्राफ के अंदर बना सकता हूँ? कितने नंबर ऑफ साइकिल्स में एक ग्राफ के अंदर बना सकता हूँ? अगर मेरे पास में 5 नोड है और 5 ही एजेस है, बताओ। दो ही नोड और दो ही एजेस? अगर दो नोड है तो दो एजेस हो ही नहीं सकती है। चलो दो नोड दो एजेस, सेल्फ लूप की बात कर रहे हो, ठीक है। कितने साइकिल बन सकते हैं? एन नोड और एन एजेस। फर्स्ट वाला है क्या? नहीं है। सेकंड वाला? थर्ड वाला? फोर्थ वाला? अब फोर्थ के साथ कौन कौन है पहले तो वो बताओ। थर्ड के साथ कौन कौन है वो बताओ। थर्ड वाला सही है एकदम। सीधी सी बात है, अगर मैं 4 नोड लेता हूं, 4 एजेस लेता हूं, तो सीधी सी बात है एक साइकिल बनेगा। अगर 5 नोड लेता हूं तो 5 एजेस हो गई। वो सेल्फ लूप की बात है। मैं सेल्फ लूप की बात नहीं, मैंने बोला है एन नंबर ऑफ एजेस एंड एन नंबर ऑफ वर्टेसेस। एक भी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब तुम बोलो सर साइकिल तो यहां भी बन सकता है, अरे तो एज तो बढ़ गई ना, एज तो बढ़ गई भाई। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर ये नोड है, इसमें एक साइकिल बन गई, सर इसमें एक और साइकिल भी तो बन सकती है, नोड थोड़ी बढ़ाई। अरे तो वर्ड एजेस तो बढ़ा दी ना, एजेस तो बढ़ा दी, ठीक है। तो
जितने नंबर ऑफ नोड्स उतनी नंबर ऑफ एजेस अगर है तो हम कितने जो है वो साइकिल बना सकते हैं एक ग्राफ के अंदर। एक साइकिल, सिंगल साइकिल बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। लिख लिया था ना ये? लिखा नहीं क्या? लिख लिया? क्या हो गया? क्या था केबीसी? अरे फिर मुझे कंप्यूटर निर्देशक की जरूरत नहीं। लोग किया जाए। हाइट को मेजर करके बोल रहे हो या ऐसे ही मेजर करके बोल रहे हो? लास्ट क्वेश्चन 10 करोड़ रुपए के लिए। कितने साइकिल हम एक ग्राफ के अंदर बना सकते हैं अगर n नोड्स और n-1 एजेस है? अगर n नंबर ऑफ नोड्स और n-1 नंबर ऑफ एजेस हैं तो हम कितने वो बना सकते हैं साइकिल? 10 करोड़ रुपए हार जाएंगे आप। एग्जैक्टली वन, नन ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, अगर 4 नोड्स है और 3 एजेस है, वर्टेक्सेस तो कवर करना जरूरी है ही, नल थोड़ी छोड़ोगे। सिंपल ग्राफ मैंने लिखा है ग्राफ, ना कि नल ग्राफ। वहां लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा असाइक्लिक है, साइक्लिक है, नल है, या सिर्फ ग्राफ या सिंपल ग्राफ है, तो सीधी सी बात है। हम सिंपल ग्राफ की बात करें जिसमें साइकिल बनता है। ग्राफ की डेफिनेशन क्या है कि सारी नोड्स और सारी वर्टेक्सेस मिलके आपस में एक क्या बनाएगी? साइकिल बनाएगी। उसको क्या बोलेंगे हम? ग्राफ बोलेंगे, सीधी सी बात।